हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स इल्स्टूडेंट। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्च 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो स्टे कनेक्ट विद कॉमर्स इल्स्टूडेंट फॉर मोर वीडियोस अपडेट। क्वेश्चन फर्स्ट, एन इंडियन कंपनी रिसीविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर इशूइंग शेयर्स, convertible debentures, preference shares under the FDI scheme should report the details of the inflow to the RBI। कोई इंडियन कंपनी अगर फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट रिसीव करती है तो उसे उस इनफ्लो की डिटेल्स आरबीआई को सबमिट करवानी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग दीज डिटेल्स टू द आरबीआई। जो ये डिटेल्स हमें आरबीआई को रिपोर्ट करनी रहती है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो जो टाइम लिमिट होती है आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करवाने की वो होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। जो डेट ऑफ रिसिप्ट होती है उसके विद इन 30 डेज आरबीआई को ये रिपोर्ट्स सबमिट करवानी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit Z as a new partner with 1/5 share in the profits। 1/5 शेयर के साथ Z एडमिट होता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है पार्टनर्स का। तो यहाँ पे x और y इनका रेशियो दे रखा है 3:2। z एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 1 में से अगर हम 1/5 माइनस करते हैं तो 4/5 ये रिमेनिंग शेयर बच गया। तो यहाँ पे x का शेयर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 + 2 5 इंटू में रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25। उसके बाद y का शेयर कितना आ जाएगा 2, यहाँ से 2 ले लिया और अपॉन में 5 इंटू में रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई 4/5। तो आ जाएगा 2 4 जा 8 और 5 5 जा 25। उसके बाद Z एडमिट हुआ था 1/5 शेयर के लिए। तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा 5 अपॉन में 5। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z ये आ गया 12 अपॉन में 25 रेशियो 8 अपॉन में 25 रेशियो 5 अपॉन में 25। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 12:8:5। तो ये हमें ऑप्शन 1 में दे रखा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा कैपेसिटी। जब भी हम किसी असेस्ट की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर लगते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है एक्स्ट्रा कैपेसिटी मीन्स हम अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन ए बेनिफिट विच विल लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लॉन्ग टर्म पीरियड पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं मीन्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर
results in the acquisition of a permanent assets। अगर हम परमानेंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या रखा है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग्स इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग पे हमें हैवी एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कोप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन से क्वेश्चन है जिसकी इक्वेशन होती है Q इक्वल टू A K पावर A L पावर B, where A and B are output elasticity of capital and labor respectively. If A plus B greater than 1, the underlying return to scale will be। अगर A plus B greater than 1 है तो रिटर्न टू स्केल क्या होगा? जब भी A plus B greater than 1 होता है तो रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग। लेकिन अगर A plus B इक्वल टू 1 होता तो इसका आंसर होता कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर यहाँ पे A plus B लेस देन 1 होता तो इसका राइट आंसर होता डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दे रखा है इसलिए इसका आंसर है इंक्रीजिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है तो ये यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर अभी मैंने बताया जैसे 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो 3 तो ये हो गए IBRD, IDA, MIGA। इनके अलावा 2 इंस्टीट्यूशंस और हैं IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और एक है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।